कल जहां तक लिखे थे उसके आगे लिख लो। हमने लिखे थे 23 या 22 कुछ ऐसे नंबर। सो नेक्स्ट इज सर 23 23। सर लास्ट हमारा एंगल था 24 सर 23rd was angle. ओके नेक्स्ट देन यू कैन हैव 24th angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगल ट्रांसवर्स्ड पर यूनिट टाइम। मतलब जैसे हम लेते हैं कि velocity is displacement over time. This is angular displacement upon time या angle upon time. Angle upon time, जैसे मैं आपसे पूछूं सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ क्या होगी? सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच एक रोटेशन कितने टाइम में पूरी करती है? एक पूरा कंप्लीट चक्कर सर 60 मिनट सेकेंड हैंड 1 मिनट में 60 60 सेकेंड्स है ना? 60 60 सेकेंड्स सेकेंड्स और 60 सेकेंड्स में एंगल कितना कवर किया? रेडियंस में 360 रेडियंस में 2 पाई 2 पाई। तो एंगुलर वेलोसिटी होगी 2 पाई बाय 60। अगर उसने 2 पाई का एंगल कवर किया 60 सेकेंड्स में तो एंगुलर वेलोसिटी होगी एंगल ओवर टाइम 2 पाई बाय 60। अगर मैं सिमिलरली मिनट हैंड की पूछता तो मिनट हैंड एक रेवोल्यूशन कितनी देर में पूरा करेगी? 1 hour 1 आवर 3600 सेकेंड्स। और अगर आर हैंड होता तो आर हैंड 12 बार 12 hours means 43,200 seconds. तो बेसिकली सेकेंड्स में ही लेना है टाइम। सो एंगल ओवर टाइम। बट यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला था m0 l0 t0। तो m0 l0 t0 अपॉन t t minus 1 m0 l0 t minus 1 m0 l0 t minus 1 m0 l0 t minus 1 और यूनिट्स इसके हो जाएंगे एंगल के रेडियन, रेडियन पर सेकेंड। आपकी अच्छा मेरे को एक बात बताना, आपकी जो घड़ी आपने अभी किसी ने अगर पहनी हुई है उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट कांस्टेंट जिसने पहनी है वही आंसर दे, बिकॉज मैं इसके आगे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि अभी देख के बताना आप मेरे को। आपकी जो जिसने भी ये दो लोगों ने आंसर दिया, आपने अगर घड़ी पहनी है उसकी सेकेंड हैंड की मोशन को ध्यान से देखो। सेकेंड हैंड पे फोकस करना सिर्फ। अगर आप सेकेंड हैंड को ध्यान से देखोगे, आप, मेरे को नहीं पता आपने कौन सी घड़ी पहनी है, बट बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली वो क्वार्ट्ज वॉच होगी। क्वार्ट्ज वॉच है तो वो ऐसे ऐसे नहीं चल रही कांस्टेंट स्पीड से। वो एक जंप मारती है फिर रुक जाती है, फिर जंप मारती है फिर रुक जाती है। देखो ऐसे चल रही है कि कांस्टेंट स्मूथ मोशन है। सर जंप मारती है फिर रुक सर जाती है। That means angular velocity is not constant, वो बार बार रुक रही है। वो एक जंप मारती है फिर रुक जाती है, फिर जंप मारती है रुक जाती है। इसको हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नहीं कह सकते ना। आपने अगर मैकेनिकल क्वार्ट्ज वॉच हमेशा ही ऐसे चलेगी, मतलब एक जंप मारेगी फिर रुक जाएगी, फिर जंप मारेगी फिर रुक जाएगी। वैसे मैकेनिकल वॉच होती तो वो ऐसे स्मूथ चलती है, वो जंप्स में नहीं चलती। तो मैकेनिकल वॉचेस में हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट इसमें नहीं कह सकते क्वार्ट्ज वॉच में। तो जनरली अब सबके पास क्वार्ट्ज ही होती है वॉच। नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जैसे हम एंगुलर वेलोसिटी की अगर डायमेंशन से उसका वो यूनिट ऐसे यूनिट डिराइव करेंगे तो फिर सर हमें एक पता कैसे लगेगा? जैसे m0 l0 t minus 1 से तो सिंपली सेकंड इनवर्स ही बनेगा उसका तो ऐसे रेडियन बिकॉज फिजिक्स का यूनिट नहीं है ना, रेडियन मैथमेटिकल यूनिट है, इसलिए वो डायमेंशनल फॉर्मूला में नहीं आ रहा। हमने उसको सप्लीमेंट्री में लिखा था ना। सर फिर इसके साथ थीटा 0 भी डाल दें m0 l0 t थीटा minus 0 नहीं डालना, आप इसको रेडियन पर सेकेंड ही लिखोगे, बिकॉज एंगल इज में यहाँ से निकलेगा ना फॉर्मूला। तो एंगल ओवर टाइम, एंगल रेडियन में, टाइम सेकेंड में, तो रेडियन पर सेकेंड। बिकॉज वो नॉर्मल यूनिट्स में नहीं आता क्योंकि वो मैथमेटिकल यूनिट है। सॉरी इसका मैंने सिंबल गलत लिख दिया, इसको ठीक कर दो। दिस ओमेगा।
Angular acceleration is alpha. This is change in angular velocity. Upon time. जैसे acceleration होती थी change in velocity upon time. This is change in angular velocity upon time. Change in angular velocity का formula वही होगा जो velocity का angular velocity का या different? Sir, Same. same. सर Sir, डिफरेंट वही है। Same. तो angular velocity का था m0 l0 t minus 1 upon t. That means this would be T minus 2. m0 l0 t minus 2 और यूनिट हो जाएंगे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. सर. हाँ जी. सर ये तो हम चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो सर उसका सेम कैसे होगा? एंगुलर वेलोसिटी मान लो मैंने आपको बोला इनिशियल है 10 रेडियन पर सेकेंड, फाइनल है 20 रेडियन पर सेकेंड. चेंज कितना हुआ? 10 का. 10 रेडियन पर सेकेंड में ही आया ना वो भी. यस तो सर. डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ी बदलेगा. जो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला वही तो चेंज इन लेंथ का होगा, जो स्पीड का है वही चेंज इन स्पीड का होगा. बिकॉज हम डायमेंशंस को माइनस नहीं कर सकते ना, डायमेंशंस तो सेम ही रहते हैं कि जो v के होंगे वही v माइनस u के भी होंगे. बिकॉज Okay, अगर sir. v मीटर पर सेकेंड में है, u मीटर पर सेकेंड में है, तो v माइनस u भी मीटर पर सेकेंड में ही होगा. ओके सर. नेक्स्ट इज स्ट्रेन. ये टर्म आपने पहले नहीं पढ़ी कभी. स्ट्रेन बेसिकली होता है जो हम चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. मतलब जैसे मेरे पास मान लो एक स्प्रिंग है, उसकी ओरिजिनल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मैंने उसको स्ट्रेच करके 12 सेंटीमीटर का कर दिया, तो स्ट्रेन हो जाएगी चेंज इन लेंथ. मतलब 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ 10 सेंटीमीटर. तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं कई बार, डेल्टा एल बाय एल. सिमिलरली ये अगर दो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती, इसको हम लेते हैं दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ऐसे लिख देते हैं, अलग दो कैटेगरीज बना देते हैं. फॉर्मूला सेम ही आएगा. अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो वी से इट्स डेल्टा एल ओवर एल. अगर वॉल्यूमेट्रिक होती तो डेल्टा वी बाय वी. मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. बट दोनों केसेस में डेल्टा एल बाय एल का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एल, अगर डेल्टा एल क्या है? डिस्टेंस है वो भी, और Yes, एल sir. भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस Yes. ओवर डिस्टेंस वुड बी No, Sir, L0. m0 l0 t0. ऐसे जितने भी वैल्यूज आएंगे. जैसे पहले एंगल भी आया था, एंगल के भी कोई डायमेंशंस नहीं थे, तो इसमें कोई यूनिट भी नहीं होंगे. एंगल के तो यूनिट थे रेडियन, इसके कोई यूनिट नहीं होंगे. ये सिर्फ एक नंबर होगा डेल्टा एल बाय एल या डेल्टा वी बाय वी. इनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज. डायमेंशनलेस मतलब तीनों डायमेंशन से जीरो आ गए, m0 l0 t0. सर इस ट्रेन को रिप्रेजेंट Sir, कैसे करते हैं? स्ट्रेन को सर सिंबल इसका क्या है ट्रेन का? सिग्मा, एस भी लिखा होता है कई बार. excuse me, sir. ओके. हाँ जी. सर अगर इसकी डायमेंशंस नहीं है तो हम इसको डायमेंशन फॉर्मूले में क्यों गिनते हैं? मतलब फिजिक्स में ना 4 तरह की चीजें यूज होंगी. डायमेंशनल वेरिएबल्स. डायमेंशनल वेरिएबल्स मतलब जिनकी डायमेंशंस हैं और उनकी वैल्यू वेरिएबल है. नॉर्मली सारी क्वांटिटीज इसी में आ जाती हैं ज्यादातर. फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, सबके डायमेंशंस हैं और सबकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. फिर एक और कैटेगरी आती है जो मैंने अभी लिखनी नहीं शुरू की, दैट इज डायमेंशनल कांस्टेंट्स. डायमेंशनल कांस्टेंट्स मतलब फिजिक्स के ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो है पर उनकी वैल्यू फिक्स्ड है. जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, उसकी एक ही वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल नहीं है. जैसे वेलोसिटी की तो कुछ भी हो सकती है. तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनकी डायमेंशंस और वैल्यू फिक्स्ड है, कुछ है जिनकी डायमेंशंस और वैल्यू वेरिएबल है. सिमिलरली नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स और नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, ये जो है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स की कैटेगरी में आते हैं. मतलब इनका फिजिक्स में यूज होता है पर इनके डायमेंशंस नहीं होते, कि इनके डायमेंशंस m0 l0 t0 है. नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब डायमेंशंस भी नहीं है और वैल्यू कांस्टेंट है. वो फिजिक्स में कौन सी टर्म्स होती हैं? नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स. फिजिक्स में यूज तो होती हैं, डायमेंशंस भी नहीं होते और वैल्यू भी कांस्टेंट ही होती है. सर पाई. Okay. पाई, नंबर्स आ Diffractive index.
जितने नंबर हैं ऐसी वैल्यूज पाई के जैसी, सो इनको हम कहते हैं नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ये सारी टर्म्स फिजिक्स में यूज होनी है, पर जरूरी नहीं है। जैसे नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है पाई, पर फिजिक्स में यूज तो हो रहा है, इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, तो उनको भी हमने साथ में लिखना होता है। स्ट्रेस कल बताया था, स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क क्या था? प्रेशर इज अप्लाइड ऑन Pressure is applied on Fluid fluid and और stress स्ट्रेस is सॉलिड्स में। applied on yes. फॉर्मूला इसका भी वही है, स्ट्रेस इज आल्सो फोर्स ओवर एरिया। फोर्स ओवर एरिया, फोर्स का फॉर्मूला m1 l1 t minus 2 upon l square। यूनिट इसके भी यहाँ तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप लिख सकते हो kg मीटर -1 सेकेंड -2। सर इसको किससे रिप्रेजेंट करना स्ट्रेस को? एक्सक्यूज मी सर। एस, मतलब इनके ऐसे सिंबल नहीं होते, हर बुक अपने यूज करिए, ऐसे फिक्स्ड सिंबल नहीं है। जिनके फिक्स्ड सिंबल होंगे वो मैं लिख दूंगा। हाँ जी। सर हमने लॉन्गिट्यूडनल का तो फॉर्मूला लिखा था, पर सर वॉल्यूमेट्रिक का क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक में भी तो यही हो जाएगा ना, डेल्टा भी किसमें मेजर होगा? L3, और ये भी L3, तो फॉर्मूला तो इसका भी वही बनेगा ना। अगर वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला L3 है, तो चेंज इन वॉल्यूम का भी तो L3 होगा। ओके सर। तो आएगा तो ये भी यही m0 l0 t0, मतलब ये दोनों के लिए लिखा था मैंने। ओके सर। नेक्स्ट इज दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में सिर्फ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, जो मैं अब क्वांटिटी लिखने लगा हूं। यंग्स मॉडुलस, मतलब 1 मार्क में सिर्फ यही क्वेश्चन भी आ सकता है कि यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इज m0 l0 t0, तो फॉर्मूला क्या बन गया? सेम वही जो स्ट्रेस का है, और यूनिट्स भी वही जो स्ट्रेस के हैं। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को कहते हैं यंग्स मॉडुलस। ये टर्म आप 11th में पढ़ोगे, पहले नहीं पढ़ी आपने कभी। यंग्स मॉडुलस बेसिकली होता है विच डिटरमिन्स द इलास्टिसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे आपको एक क्वेश्चन आता है जब आगे सॉलिड्स पढ़ लोगे, नॉर्मल अगर आपसे पूछा जाए रबर बैंड ज्यादा इलास्टिक है या स्टील? रबर रबर बैंड। रबर बैंड। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है शो दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। हम जिसको फिजिक्स में इलास्टिक सब्सटेंस कहते हैं और जिसको आप डेली लाइफ में कहते हो, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। फिजिक्स में इलास्टिक सब्सटेंस वो होता है जो सेम फोर्स, मतलब मेरे पास दो वायर्स हैं मान लो, एक रबर की और एक स्टील की। अगर मैं दोनों पे सेम फोर्स लगाता हूं तो ज्यादा कौन सी स्ट्रेच होगी? रबर। रबर ज्यादा स्ट्रेच होगा। अब इस फॉर्मूला को देखो, अगर रबर ज्यादा स्ट्रेच होगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसमें ज्यादा होगा? रबर। रबर। रबर के लिए डेल्टा एल ज्यादा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ज्यादा होगा। यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा होगा? रबर। स्टील। यंग्स मॉडुलस स्टील। स्टील। Steel. स्टील का। तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा वो ज्यादा इलास्टिक होता है। फिजिक्स में वो बॉडी अच्छी इलास्टिक बॉडी है जो फोर्स अप्लाई करने से कम स्ट्रेच हो और जल्दी वापस आ जाए। एंड स्टील हैज बोथ द प्रॉपर्टीज। स्टील का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बहुत कम होता है और वो जल्दी अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है। इस प्रॉपर्टी का कहीं यूज होता है कि स्टील इज इलास्टिक? इसका कहीं यूज होते देखा हो? नो सर। रेलवे के ब्रिजेस, रेलवे जो ब्रिज बनाती है वो स्टील के बनाती है, बिकॉज उसके ऊपर से जब भी ट्रेन निकलेगी तो ट्रेन के निकलने से वो ब्रिज थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, उसके ऊपर वेट पड़ेगा तो वो थोड़ा सा दब जाएगा ब्रिज। पर जैसे ही ट्रेन निकल जाएगी, एक तो वो स्ट्रेच ज्यादा होगा नहीं बिकॉज स्टील का बना है, ट्रेन निकल जाएगी तो वो जल्दी वापस आ जाएगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन भी नहीं आएगी। वेरएज अगर आपने रबर बैंड को यूज किया है तो यू नो कि रबर बैंड को जब हम थोड़े दिन यूज कर लेते हैं उसकी लेंथ ही बढ़ जाती है, मतलब उसमें हर बारी कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गई,
वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा, इसीलिए थोड़े दिन में वो लेंथ बढ़ जाती है उसकी रबर बैंड की। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है आपने कि रबर बैंड स्ट्रेच Yes, हो जाता है sir. यूज करने से। Yes, तो इसलिए हम रबर को लेते हैं। रबर इज नॉट अ गुड इलास्टिक बॉडी बिकॉज इट डजंट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। नेचुरल सब्सटेंसेस में अगर मैं बात करूं तो कौन सी चीज है जो परफेक्टली इलास्टिक बनाई है गॉड ने, और यू कैन से नियरली परफेक्ट इलास्टिक? कोई ऐसी चीज जो बार बार स्ट्रेच और कंप्रेस होती है और अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेती है हमेशा ही। रेलवे के ब्रिजेस को भी हम ऐसे नहीं ले सकते ना, इट्स अ परफेक्टली इलास्टिक सब्सटेंस, बिकॉज रेलवे का अगर ब्रिज भी है, कोई बहुत बिजी स्टेशन भी है जगह पे जहां पे बना हुआ है, तो दिन की 10 ट्रेन निकल जाएंगी, 20 निकल जाएंगी, 50 निकल जाएंगी। बट हमारे को ऐसी चीजें मिली हैं विच आर वेरी गुड इलास्टिक। ह्यूमन हार्ट, वो कंटिन्यूअसली अपने कुछ अपनी शेप चेंज करता है, स्ट्रेच और कंप्रेस होता रहता है, बट डिफॉर्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन उसने बीट किया तो आपका हार्ट ही बड़ा हो गया। एंड इट कैन गोज ऑन वर्क, मतलब ऐसे ही कई साल निकल जाएंगे बट ना तो वो अपनी शेप चेंज करेगा ना अपना साइज चेंज करेगा। तो दैट्स अ वेरी गुड इलास्टिक सब्सटेंस। तो नेचुरली अकरिंग भी इलास्टिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं। फिर और जो हम बनाते हैं आर्टिफिशियल, दैट इज क्वार्ट्ज। आपकी घड़ी में क्रिस्टल लगा है क्वार्ट्ज का, जो कंटिन्यूअसली अपनी डिफॉर्म होता है फिर ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्वार्ट्ज वॉचेस, अगर उसके अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा हुआ है। excuse me, sir. तो हाँ जी, Sir, hair can be also include कौन human सा? hair. ह्यूमन हेयर इज नॉट एग्जैक्टली इलास्टिक, वो ब्रिटल की कैटेगरी में ज्यादा आएगा बिकॉज उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो इसलिए हम उसको इलास्टिक की कैटेगरी में भी नहीं ले सकते बिकॉज वो ब्रेकेबल होते हैं बहुत जल्दी, मतलब थोड़ी सी लिमिट से ज्यादा फोर्स लगाई तो वो ब्रेक कर गए। अच्छा, कोई ऐसा सब्सटेंस पता है जो देखने में तो सॉलिड लगता है पर लिक्विड है, जिसको हम लिक्विड्स की कैटेगरी में लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड वाली हैं पर देखने में हमें सॉलिड ही लगता है? सुपर कूल लिक्विड। ग्लास को हम लिक्विड की कैटेगरी में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड्स वाली होती हैं। इफ यू ऑब्जर्व कि अगर मेरे पास कोई, मतलब आपके घर में भी खिड़की है ना, लिक्विड फ्लो कर रहा है उसमें ऊपर, मतलब जैसे आपकी विंडो है तो ये ग्लास ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहा है। और अगर आप देखोगे कि अगर आपके घर की खिड़की पुरानी है, पुरानी मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, अगर आपके घर में कोई ऐसी खिड़की होती जो 200 साल पुरानी होती, तो ऊपर से गैप आ जाता, खाली हो जाती जगह, वो ग्लास फ्लो करके नीचे आ गया। सर ये स्कूल्स में देखा है ना, वो फ्लो करके नीचे आ गया। अब हमने अभी देखना है कि हम एक्चुअल में वो फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब जब नया ग्लास फैक्ट्री से लेके आते हो तो उसकी सारी साइड से थिकनेस सेम होती है। अब वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गॉज लेके अब उसकी थिकनेस मेजर करना, वो ऊपर से पतला हो चुका होगा और नीचे से मोटा होगा, मतलब वो नीचे को फ्लो कर रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज लिक्विड्स वाली होती है, उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड लेते हैं। एक दो और लिख लें फिर आगे करते हैं। एक और लिख लो इसके साथ ही, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस मैंने साथ इसलिए लिख दिया बिकॉज इसमें सिर्फ एक चेंज करना है, स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस भी लिख सकते हो। नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मीन सेम, से वो सिर्फ डायरेक्शन का कंसेप्ट है। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सेम यही बनेगा या डिफरेंट? स्ट्रेन कोई भी है, सॉरी ये स्ट्रेन है यहाँ पे, स्ट्रेन कोई भी है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम है, m0 l0 t0, m1 l minus 1 t minus 2 T minus 2 upon M0 L0 T0. सो सेम फॉर्मूला स्ट्रेस वाला और सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। सर नॉर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेस में क्या फर्क है? नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी नॉर्मल स्ट्रेस ही होता है, वो डायमेंशंस में फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, जबकि सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगती है तो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, पैरेलल लगेगी तो टेंजेंशियल हो जाएगा, पर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहेगा।
नॉर्मल का सिर्फ मतलब यही है कि जो हमने फोर्स लगाई है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। 30 कर लो, फिर सेकेंड एप्लीकेशन करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला बताओ। कौन से फॉर्मूले से FR निकलेगा? square FR square FR square M1 M2 FR square upon M1 M2, Newton's law of gravitation। FR square, F is M1 L1 T minus 2। किसने बताया ये? रट्टे मार लिए कि बुक देख के बता रहे हो? सर यही किसने वाला है बताया? कि याद हुआ है। अच्छा यही वाला याद है, बिकॉज इस पे टाइम वेस्ट ना करना, मतलब रटने मारने पे अपने आप याद हो जाएंगे। जब इस चैप्टर के 50-60 न्यूमेरिकल कर लोगे, यहाँ से 40 न्यूमेरिकल्स कर लिए, 50 या 100 एमसीक्यूज कर लिए, तो ये फॉर्मूले खुद से ही याद हो जाने हैं, तो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर। और इसके यूनिट्स हम लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे केजी स्क्वायर था तो केजी माइनस 2। इतने करते हैं पहले एंड वी विल डू द सेकंड एप्लीकेशन। इसमें देखो कुछ नहीं आ रहा समझ तो, else we do the second application। कल हमने एक एप्लीकेशन की थी चेकिंग द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब आपने डायमेंशंस चेक करने थे कि हमारे पास अगर इक्वेशन के 3 पार्ट्स हैं या 4 पार्ट्स हैं, सबके डायमेंशंस अगर सेम है तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, डिफरेंट है तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। सेकेंड एप्लीकेशन होती है ड्राइविंग द रिलेशन, ड्राइविंग द फिजिकल रिलेशन। नोट ना करना, पहले इसको समझ लो, बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। ड्राइविंग द फिजिकल रिलेशन मतलब आपको कोई भी रिलेशन ड्राइव करना आ सकता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करो डायमेंशनल एनालिसिस से, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकाल दो डायमेंशनल एनालिसिस से, किस रेट से लिक्विड फ्लो करता है आप किसी पाइप में वो निकाल दो। तो बेसिकली हम इसमें लेते हैं कि हमें कुछ क्वांटिटीज चाहिए होंगी। मतलब अगर मेरे को ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी मास और स्पीड पे डिपेंड करती है, हमें ये नहीं पता कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है या एम स्क्वायर है या एम क्यूब है, ये नहीं पता मेरे को। मतलब आपने फॉर्मूला पढ़ा है इसलिए आप कह सकते हो कि मेरे को पता है एम बी स्क्वायर है, बट मैं कह रहा हूँ अगर कोई ऐसी, बिकॉज ऐसे रिलेशन भी आएंगे जो भी आपने 11th में आगे पढ़ने हैं, उनको हम डायमेंशन से अभी ड्राइव कर लेंगे। तो हम ये निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, एम स्क्वायर है, एम क्यूब है, या फिर वेलोसिटी है वो वी है, वी स्क्वायर है, अंडर रूट वी है। तो आप प्रोपोर्शनैलिटी निकाल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होगी या एम स्क्वायर होगी, या काइनेटिक एनर्जी वी के प्रोपोर्शनल होगी या वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। बट डायमेंशंस की एक लिमिटेशन है, बिकॉज डायमेंशंस में कांस्टेंट का रोल नहीं होता कोई भी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था दैट वाज हाफ एम वी स्क्वायर। आप हाफ की वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते। आप ये तो निकाल सकते हो सम कांस्टेंट इनटू एम वी स्क्वायर, तो वो जो कांस्टेंट साथ में लगेगा उसकी वैल्यू डायमेंशंस में नहीं निकलती, वो हमें एक्सपेरिमेंटली निकालनी पड़ेगी अगर हमने निकालनी है तो। यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट व्हाइल ड्राइविंग द रिलेशन। रिलेशन हम कोई भी ड्राइव कर सकते हैं एक्सेप्ट any relation which involves trigonometric function, log function और exponential function। फिजिक्स का अगर कोई फॉर्मूला है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रही है साइन कॉस टेन, वो इस मेथड से नहीं ड्राइव होगा। लॉग आ रहा है तो इस मेथड से ड्राइव नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है तो इस मेथड से ड्राइव नहीं होगा, बिकॉज साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल और लॉग ये सारे डायमेंशनलेस हैं, तो इनको नहीं हम ड्राइव कर सकते इन रिलेशंस को। बाकी आप फिजिक्स के रिलेशन ड्राइव कर सकते हो, तो उसको हम लेते हैं सेकेंड एप्लीकेशन। अब इसमें मेथड क्या रहेगा? स्टैंडर्ड मेथड। हम उसको ड्राइव कर सकते हैं रिलेशन को, जैसे मैं बोलूं उसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो हम ले लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड। तो हम प्रोपोर्शनैलिटीज लिख देंगे। प्रोपोर्शनैलिटीज लिख देंगे मतलब हम ऐसे कर देंगे कि मेरे को ये तो पता है एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास,
तो मैं उसको लिख दूंगा एनर्जी, मेरे को ये पावर नहीं पता ए कितना है, मेरे को ये तो पता है E इज प्रोपोर्शनल टू m रेज़ टू पावर a कैन बी 1 2 3, इट कैन बी हाफ, इट कैन बी 1/3, कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है। दूसरा मेरे को पता है एनर्जी डिपेंड्स ऑन स्पीड, और इसकी पावर भी नहीं पता क्या है, तो e रेज़ टू पावर b। कंबाइनिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये हमें कैसे पता लगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आपने जैसे वो डायरेक्टली, मतलब मेरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थोड़ी पता है, मेरे को पता है m रेज़ टू पावर a, अगर a की वैल्यू -1/2 होती तो फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी थोड़ी बनी, इनवर्स हो गई। a अगर -1 होता तो फिर हो जाता e प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो मेरे को नहीं पता वो प्रोपोर्शनल है, बट m पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट है इनवर्स है वो तो हमने निकालना है अभी। किस पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा, जब यूनिट्स एंड डायमेंशंस के क्वेश्चन करोगे ना, उसमें आपको ये तो दिया होगा वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पावर नहीं दी होगी। तो हमने इसको ऐसे कंबाइन करके लिख दिया, और मैंने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया k। ये होता है हमेशा पहला स्टेप। जो भी आपको फैक्टर्स दिए हैं कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड स्पीड, तो आप दोनों को लिख लिया। अगर तीसरा एक फैक्टर और दिया होता, मान लो डिस्टेंस, तो मैं कर देता s रेज़ टू पावर c। बट अगर हमें दो फैक्टर्स दिए हैं तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अगला स्टेप जो होगा, सेकेंड स्टेप, सब्स्टिट्यूट डायमेंशनल फॉर्मूला। सिर्फ समझना, भी लिखने पे जोर ना देना है, मैं लिखा दूंगा सारा। सब्स्टिट्यूट डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L2T minus K, मास इज m1 इन वेलोसिटी इज L1T minus 1। ये सेकेंड स्टेप, क्या आपने डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिए, m1 L2T minus 2 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, m रेज़ टू पावर a, यही बना फॉर्मूला। यस सर। yes sir, ये हो गया सेकेंड स्टेप। सर Third सेकंड step is- स्टेप रिपीट करना एक बार। सेकेंड स्टेप है इन तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिए, एनर्जी का, मास का और वेलोसिटी का। ओके सर। ठीक है। तीसरा स्टेप, कंपेयर द पावर्स। इधर मास की पावर कितनी है, 1 इधर मास की पावर, a A, दोनों A. साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए। Yes, अगर sir. इधर मास की पावर 1 है, 2 a ए की वैल्यू 1 आ गई, yes sir. yes sir, इधर ए की पावर 2, इधर b is equals to Sir. 2 अगर ये दोनों वैल्यूज ए और बी की मैं इधर पुट कर दूं तो क्या फॉर्मूला बन गया, e is equals to m1 v2 यही होती है काइनेटिक एनर्जी, सम कांस्टेंट इनटू mv स्क्वायर। और कांस्टेंट हाफ वो नहीं निकाल सकते आप डायमेंशन से, वो डायमेंशंस की लिमिटेशन है कि यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट्स। तो काइनेटिक एनर्जी सम कांस्टेंट इनटू mv स्क्वायर। okay sir, स्टेप याद रहेंगे आपको, जो जो फैक्टर्स दिए हैं तो आप सबको लिख दोगे कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास रेज़ टू पावर a, स्पीड रेज़ टू पावर b। तो पहला स्टेप तो हो गया ये, इसको कंबाइन, फिर उसके बाद इसको कंबाइन करके लिख दिया। सेकेंड स्टेप वुड ऑलवेज बी सब्स्टिट्यूट द डायमेंशनल फॉर्मूला। तीसरा स्टेप, डायमेंशंस को कंपेयर करके आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो। मेथड समझ आया कैसे करना है? मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा, कुछ और करूंगा आप जब लिखेंगे तो। ये समझ आया? okay, yes sir, तो excuse me sir. हाँ जी, सर आपने शुरू में बताया था कि no derivation will be formed or used when trigonometric ratios are there, log is there, and last one was हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, so नहीं can you पता क्या explain होता है? that? No. एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं जैसे आपके पास मान लो फिजिक्स में कोई रिलेशन है, आप इसको नहीं डिवाइड कर सकते, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। लॉग का उल्टा होता है, मतलब मेरे पास अगर ऐसे है ना e रेज़ टू पावर लैम्डा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ले लूंगा दोनों साइड का, तो लॉग e की वैल्यू 1 होती है। आपने मेरे ख्याल से ना, जो सर जहां log तक क्या होता है? आइडिया है, आपने लॉग पढ़ा नहीं शायद 9th में। आईसीएससी वालों ने शायद sir. पढ़ा हो,
सीबीएसई वालों ने तो मेरे ख्याल से सीएससी बिल्कुल में नहीं है वीक है सर, नहीं पढ़ा नहीं था पढ़ा ना सीबीएसई ने। सर, +1 मैथ्स नो में है। सर। मैं करा दूंगा जब चाहिए होगा, पर मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के टीचर मेरे से पहले करा देंगे, बिकॉज फिजिक्स में मेरे को ये लॉग जो चाहिए 12th में चाहिए, केमिस्ट्री में 11th में चाहिए। आपकी गलती नहीं है, बोर्ड की गलती है। बोर्ड ने सोचा था कि इसको 9 से 8th में करना है, तो 9 से तो हटा दिया, 8th में ऐड नहीं किया, तो ये सीबीएसई के बच्चे 10 तक पहुंच जाते तो इन्होंने लॉग नहीं पढ़ा होता। तो वो बट अभी मेरे को फिजिक्स में चाहिए भी नहीं कहीं, मतलब ये वाली इक्वेशन जो हमने करनी है एक जगह पे जाके लॉग यूज होना है, ये इक्वेशन 12th क्लास में आएगी अभी। बट फिजिक्स में आप, केमिस्ट्री में आपका एक चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आपको केमिस्ट्री का टीचर लॉग टेबल देखना भी सिखाएंगे, जो बुक के पीछे लॉग टेबल दिया होता है कि उसको देखना कैसे है। बट ये बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है फिजिक्स वाला, इसमें कुछ नहीं है, दिस नो कंसेप्ट। मैथ्स का एक फंक्शन है कि जब हमारे पास बहुत बड़ी कैलकुलेशंस आ जाती है ना, तो उसको लॉग से सॉल्व कर ले तो वो थोड़ी सी इजीली सॉल्व हो जाती है बिना कैलकुलेटर के भी। तो एक मैथमेटिकल टूल है कैलकुलेशन करने के लिए। ड्राइविंग द फिजिकल रिलेशन, सो यू कैन राइट, लिख लो इसको। if we know the if we know the dependence of if we know the dependence of a certain physical quantity on other physical quantities on other physical if we know the dependence of physical quantity on other physical quantities, we can drive the relation using method of we can drive the relation using method of dimensions. We can drive the relation using method of dimensions. For example, if time period of simple pendulum depends on length of pendulum and acceleration due to gravity. If time period of simple pendulum depends on length of pendulum and acceleration due to gravity, then we can derive its relation. अब मेरे पास अगर सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम सबको पता है क्या है, नॉर्मल पेंडुलम जिसको आप बोलते हो फिजिक्स में, मतलब एक मेटालिक बॉब उसको स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, वो ऑसिलेट कर रही है। टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं, मान लो ये पेंडुलम है, इसको मैंने यहां से रिलीज किया, ये इधर जाएगा और फिर वापस आएगा, तो ये पूरे जाके वापस आने वाले टाइम को हम बोलते हैं वन टाइम पीरियड। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें ये दे दिया कि टाइम पीरियड दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमने इसका रिलेशन ड्राइव करना है, तो इसे एज टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन एल एंड जी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, T प्रोपोर्शनल टू L रेज टू पावर A एंड T प्रोपोर्शनल टू G रेज टू पावर B। पहला स्टेप समझ आया सबको कि मेरे को A और B की वैल्यू निकालनी है। मेरे को ये पता है T L पे डिपेंड कर रहा है और B पे, पर G पे पावर्स नहीं पता। सेकेंड स्टेप क्या होगा, पहले इसको कंबाइन करके क्या लिख देंगे, T is equals to K into L power A into G power B. G रेज टू पावर B।
ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द डायमेंशनल फॉर्मूला. T का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t1. टाइम है तो टाइम का फॉर्मूला m0 l0 t1. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी k. लेंथ इज l1, तो l1 रेज टू पावर a. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सॉल्व करके क्या आएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. अगर हम राइट हैंड साइड को, मास की टर्म तो है नहीं, तो m रेज टू पावर 0. l रेज टू पावर क्या आएगा, L B plus 1. ये l रेज टू पावर a एंड दिस इज l रेज टू पावर b. B plus A. एंड टाइम रेज टू पावर Minus 2B. -2b. ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया. थर्ड स्टेप वुड बी कंपेयरिंग डायमेंशंस. मास की डायमेंशंस तो दोनों साइड पे 0 हैं, इधर भी 0 इधर भी 0. लेंथ इधर 0 इधर a प्लस b, मतलब A is equals to minus B. टाइम की पावर कंपेयर की तो -2b इज इक्वल्स टू यहाँ पे, 1. तो मतलब b कितना आ गया, Minus half. a कितना आ गया, फिर a इज माइनस b, Half. a आ गया हाफ. फॉर्मूला क्या बना, अगर a और b की वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं 1 में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, k l रेज टू पावर हाफ g रेज टू पावर माइनस हाफ. इसको और कैसे लिख सकते हो, by G सर raised to k अंडर रूट l Under डिवाइड root बाय g. L. Yes. जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, पर हम 2 पाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते. एक्चुअल फॉर्मूला इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, पर डायमेंशन से हमारे पास यही निकलेगी वैल्यू की k अंडर रूट एल बाई जी. यू कांट फाइंड द वैल्यू 2 पाई. समझ आया सबको ये मेथड? सर एक Yes, डाउट sir. था सर यहाँ पे. सर जब हमने L की वैल्यू पहले यहाँ पे A प्लस B कैसे ले ली इसकी पावर? कहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई कर दो ना. सिर्फ इसको मैं देखूं तो ये क्या है, l रेज टू पावर a, यस और ये क्या है l रेज टू पावर b. मल्टीप्लाई क्या हुआ है, बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड. यस एडेड, तो a प्लस b कर दिया उसको. ओके सर. इसमें देखो कुछ भी पूछने वाला नहीं, तो फिर मैं कोई और क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए. सर वो डाउट वाली बता दो कुछ. भी कर देंगे वो डाउट. मैं दो आपने सारे बताए हैं तो मैं 3-4 बता दूंगा, बाकी हो जाएंगे. फिर अगर सारे मैं करा दूंगा तो फिर इसकी प्रैक्टिस रह जाएगी. इसका भी होमवर्क ऐड कर देना आज. सो यू कैन रीड नेक्स्ट क्वेश्चन. The velocity of sound waves. Velocity of sound waves through solid. Velocity of sound waves through a solid material depends on the Young's modulus of the solid and its density.
depends on Young's modulus of solid and its density. सर क्वेश्चन रिपीट करना. The velocity of sound waves through a solid depends on Young's modulus of the solid and its density. Drive the relation for speed of sound waves. Drive the relation for speed of sound waves. क्वेश्चन समझ आया? सर यंग्स मॉडुलस के बाद क्या है? Young's modulus and density of the solid depends on Young's modulus of solid and its density. Derive the relation for speed of sound waves. हमें ये given है. Speed of sound wave depends on Young's modulus. तो y raised to power a. Speed of sound waves depends on density. तो जब सिर्फ density लिखा है, it means volume density. Rho raised to power b. Combining. फॉर्मूला चाहिए तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करो. यू नो द स्टेप्स कैसे करना है. यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l-1 t-2 और डेंसिटी का फॉर्मूला है m1 l-3. नेक्स्ट स्टेप क्या होना था? Substituting the dimension. dimensional form. Substitute dimensional formulas. अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूं, स्पीड इज m0 l1 t-1. इसको सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकालो. सिंप्लीफाई इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. सर a 3/2 b -3/2. a की वैल्यू कितनी बताई? सर ये हाफ आया है, a हाफ आया, b माइनस हाफ आया. b माइनस हाफ. ठीक है, a हाफ b माइनस हाफ. 3/2 नहीं आएगी. a हाफ b माइनस हाफ. Yes, sir. हो गया सबका? देखो अगर किसी का नहीं हुआ तो टेक योर टाइम, जल्दी ना करो बट गलत नहीं करना. सर हाँ जी. सर इसके आगे जो हमने a और b की वैल्यू कैसे निकाली सर, बस वो नहीं समझ आया. अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करो. पहले राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को आपको कुछ नहीं करना होता. इसको तो ऐसे ही लिख लो. राइट हैंड साइड पे मेरे पास आ रहा है k m रेज टू पावर a l रेज टू पावर माइनस a t रेज टू पावर -2. ये स्टेप समझ आया? ये वाला ब्रैकेट a को अंदर ले आया मैं. Similarly, Yes, this would sir. be m l raised to power -3 भी. यस सर. m0 l1 t minus 2. नहीं होगी. तो t -1 आना है, आपने -2 लिख दिया. कहाँ पे?
सर सर यहाँ पर लेफ्ट हैंड एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी के फॉर्मूला में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m रेज टू पावर a, ये m रेज टू पावर b, तो m रेज टू पावर a प्लस b, a l plus रेज b टू पावर माइनस a माइनस 3b। यस सर। अब अगला स्टेप क्या था हमारा? कंपेयरिंग पावर्स, डायमेंशंस कंपेयर करनी है। इधर मास की पावर 0, इधर a प्लस बी, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 0 यस सर। यस सर एंड इधर l रेज टू पावर, l को छोड़ दो, t से ही आ जाएगा। इधर t रेज टू पावर माइनस 2 है, इधर माइनस 1, तो मतलब a कितना आ गया? हाफ। हाफ। b इक्वल है माइनस a के, माइनस हाफ माइनस हाफ। माइनस हाफ, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया दैट b इज इक्वल्स टू k रूट अंडर रूट y बाय रो। सर एक बार ये बता दो कि ये प्लस बी 0 को कैसे इक्वल होगा? इधर मास की पावर कितनी है? a प्लस बी इधर 0 0। a प्लस बी इज इक्वल टू 0। पावर सेम होनी चाहिए ना दोनों साइड पे मास की। ओके सर। सर। हाँ जी, सर तो वहां पे हमारी वैल्यू तो a की हाफ आई थी, तो आपने यहाँ पे माइनस हाफ कैसे लिखी? मेरे पास b की वैल्यू, a की वैल्यू हाफ आई थी और b की माइनस हाफ आई थी। ये b की निकाली है ना माइनस हाफ, तो a की तो हाफ ही है, तो y रेज टू पावर हाफ, रो रेज टू पावर माइनस हाफ, तो वही तो फॉर्मूला लिखा नीचे, ओके बिकॉज यही फॉर्मूला बना ना। सर हाँ जी, सर हम a-3b वाले से नहीं लेके कर सकते? कर सकते हो, उससे भी सेम ही आएगा। अब उससे कर लो तो भी सेम ही आना। सर हमें जरूरी है कि हम मतलब अगर हम वो वाला लिखें v इज इक्वल टू माइनस हाफ करके, या फिर हमें जरूरी है कि उसको रूट में करना? मैं रूट में मतलब आप कह रहे हो कि हम इस स्टेप पे छोड़ सकते हैं? यस सर। हाँ छोड़ सकते हो, तो उसका कोई इसके मार्क्स तो नहीं मार्क्स नहीं कटते? कटेंगे। नहीं नहीं, इसके नहीं कटेंगे। समझ में आए मेथड? सर लास्ट में फॉर्मूला कैसे हमने लिखा है, एक बार दोबारा बताना। y रेज टू पावर हाफ का मतलब क्या है? अंडर रूट y, और ये 1 अपॉन अंडर रूट रो। इसको नीचे लिख सकता हूँ ना मैं ऐसे, मैं इसको यस ऐसे सर, लिख यस, सकता हूँ, ठीक है सर, हाँ जी हाँ जी। तो मैंने अंडर रूट पूरा डाल दिया। ओके सर, ओके। ठीक है, अब देखते हैं आपके जो डाउट्स थे फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी लिस्ट में लिख लो, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था कोई सर? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वो विस्कोसिटी लिखा हो या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिखा हो। ये बेसिकली एक टर्म है जो फ्लूइड्स में यूज होती है, लिक्विड्स में। विस्कस फोर्स हम बोलते हैं जो फ्लूइड की रेजिस्टेंस होती है, कि लिक्विड की दो लेयर्स में आपस में भी होगी। कोई चीज लिक्विड में मूव कर रही है तो लिक्विड उसकी मोशन को भी अपोज करेगा। जैसे बोट अगर वो मूव कर रही है वाटर में, तो वाटर विल अपोज द मोशन ऑफ द बोट। पर लिक्विड नॉर्मली लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है। लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है मतलब अगर आप रिवर फ्लो भी देखोगे तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वाटर की वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है? रिवर में अगर नीचे जाना शुरू हो जाए तो कम होती है। कम होती है। तो रिवर की दो लेयर्स में आपस में रिलेटिव वेलोसिटी होती है, मतलब एक लेयर दूसरी लेयर के कंपैरिजन में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जब भी दो चीजों में रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो एक दूसरे की मोशन को अपोज करते हैं। जो धीरे चल रहा है वो थोड़ा तेज होने की कोशिश करेगा, जो तेज चल रहा है वो धीरे, ताकि उनमें रिलेटिव मोशन ना आ रहे। तो उसके लिए ये टर्म आई थी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका सिंबल होता है ईटा, इसका सिंबल होता है ईटा। इसको हम डिफाइन करते हैं, मतलब ये फॉर्मूला है, लिक्विड्स में पढ़ोगे आप इसको। इससे पहले लिस्ट में एक और भी लिख लो, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख रहा हूं
पर आपको किसी भी चीज का ग्रेडियंट पूछेंगे ना, जैसे फोर्स ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑलवेज मींस दैट फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, rate of change of physical quantity relative to distance. This is velocity upon distance. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा वेलोसिटी का? m0l अपॉन L1. m0l0 t minus 1. सो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला बन गया. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये फॉर्मूला आपको अभी तो रटना ही पड़ेगा. ये आपका जाके आना है 7th यूनिट में फॉर्मूला, पर आपको ये इंपॉर्टेंट है. अगेन इंपॉर्टेंट इन द सेंस, जैसे पहले मैंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला था, ये भी डायरेक्ट से इसका फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है? m1l1 t minus 2. एरिया इज m0l2 तो क्या बन गया ये बताओ अब. ये सर ये रटना बन गया आपने. m1l minus 1 t minus 1. m1l minus 1 t minus 1. ये हमारा हो गया 31, ये 32, और एक और क्योंकि न्यूमेरिकल्स में यूज होगा उसको भी लिख लो, फोर्स कांस्टेंट. इसको फोर्स कांस्टेंट या कई बार स्प्रिंग कांस्टेंट भी लिखा होगा. सर पर इन दोनों के यूनिट्स क्या होंगे? किसके? इसके यूनिट सर जैसे बताने वेलोसिटी हैं, ग्रेडियंट इसके यूनिट बताने हैं. इसके तो सेकंड माइनस 1, t माइनस 1 तो सेकंड माइनस 1. इसके यूनिट हम फोर्स की टर्म में लिखते हैं. फोर्स के यूनिट क्या है? न्यूटन. एरिया के? m1l1 इसके न्यूटन, इसके मीटर स्क्वायर, और मीटर ये स्क्वायर. सेकंड माइनस 1. तो सेकंड माइनस 1 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? न्यूटन. इसके यूनिट बन जाएंगे न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर. मीटर माइनस 2. बिकॉज ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के सेकंड माइनस 1 है, तो सेकंड माइनस 1 ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर. ओके. और इसके सेकंड माइनस 1. मैं कहता हूं एक और लिख लो, फोर्स कांस्टेंट. ये होता है फोर्स स्प्रिंग में निकालते हैं ये हम. मतलब अगर मैंने किसी स्प्रिंग पे फोर्स लगाई और उसकी लेंथ बढ़ी कुछ भी से x सेंटीमीटर, तो फोर्स अपॉन दैट चेंज इन लेंथ, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्सेस. सर इसका सिंबल थोड़ा बताना कैसे आपने इसका लिखा? सिंबल ये सर इसका ये फोर्स कांस्टेंट का फोर्स कांस्टेंट तो का. के, ये तो के है सिंपल. ओके सर. सर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले सिंबल को प्रोनाउंस कैसे करना है? ईटा. सिंबल जैसे, मतलब आपको मैंने जैसे ओमेगा है, तो ओमेगा को हम ऐसे भी लिखते हैं और ओमेगा को हम ऐसे भी लिखते हैं. ऐसा क्यों? ये दोनों ओमेगा ही हैं. हम सिग्मा सर वो को जो ऐसे भी दूसरा वाला लिखते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी वाले कांसेप्ट में लगता है. हम सिग्मा को ऐसे भी लिखते हैं, और ये जो समेशन का साइन होता है ये भी सिग्मा ही होता है. तो दोनों को ओमेगा क्यों कहते हैं? सर एक शायद इलेक्ट्रिसिटी में लगता है, दूसरा मैकेनिक्स में लगता है. और ये सर ऐसे माइंड थोड़ी. की लैंग्वेज जहाँ से डिराइव हुए हैं जिस हाँ, लैंग्वेज से. ये बेसिकली ग्रीक अल्फाबेट्स है ना. तो ग्रीक अल्फाबेट्स में ये स्मॉल ओमेगा, ये कैपिटल ओमेगा. मतलब इंग्लिश में भी तो आप देखोगे कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं कि स्मॉल और कैपिटल को लिखने का वे अलग हो जाता है, कि हम स्मॉल भी ऐसे लिखते हैं, कैपिटल भी है, तो ये दोनों बी. ये स्मॉल है, ये कैपिटल है. सिमिलरली ये स्मॉल, ये कैपिटल, ये स्मॉल, ये कैपिटल. ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं. और कुछ सेम भी होते हैं, जैसे कुछ डिफरेंट है इंग्लिश में भी कि स्मॉल है, कैपिटल है, बट सी तो ऐसे ही लिख देते हैं हम. सी उसे उसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, बट सी को लिखने का वे तो सेम ही है. तो कुछ डिफरेंट है, कुछ सेम है.
तो ग्रीक में भी ऐसी है, कुछ सेम भी है, जैसे अल्फा ऐसे ही लिखा जाता है, स्मॉल अल्फा भी ऐसे, कैपिटल अल्फा भी ऐसे, और कुछ डिफरेंट भी होते हैं। सो हाँ जी, सर आपने ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या बताई थी? ग्रेडियंट होती है वेरिएशन ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मतलब जैसे प्रेशर ग्रेडियंट है तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डिस्टेंस, तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। फोर्स ग्रेडियंट है तो फोर्स अपॉन डिस्टेंस, या वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेरिएशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद डिस्टेंस इज कॉल्ड इट्स ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। सर हाँ जी, सर ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब नहीं समझ आया। coefficient of viscosity होती है basically it's a constant which determines how much resistive force a liquid can exert on things which are moving through it or between two liquid layers. लिक्विड लेयर्स आपस में एक दूसरे की मोशन को अपोज करती हैं, ये पता है कि ये भी नहीं पता? कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हो कि लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसकी मोशन को उस पे एक अपोजिंग फोर्स भी लगती है? सर बायएंट फोर्स। बॉइंट फोर्स तो कुछ और है यार, बॉइंट फोर्स तो प्रेशर के कारण होती है, वो तो ग्रेविटी के कारण अफेक्ट है, ग्रेविटी का अफेक्ट नहीं है विस्कोसिटी। मैं कह रहा हूं कि जब आप मान लो, बिकॉज ये सेम एयर में भी होगा, हम एरोडायनामिक बॉडीज किनको कहते हैं कि एरोडायनामिक बॉडी है या स्ट्रीमलाइन बॉडी? सर एरोप्लेन्स एंड बोट टाइप्स। वो शेप ऐसी बनाई जाती है, वो शेप ऐसी बनाई जाती है कि जब वो एयर में मूव करें या लिक्विड में मूव करें, वाटर में मूव करें, तो उन पे रेजिस्टिव फोर्स रिलेटिवली कम लगे। बिकॉज रेजिस्टिव फोर्स जितनी ज्यादा होगी, आपको उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उस वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए। अब आपने अगर कॉमन एग्जांपल देखना है कि लिक्विड की लेयर्स एक दूसरे की मोशन को अपोज करती हैं, आज तक कभी जिंदगी में चाय में चीनी डाल के मतलब वो चम्मच से उसको घुमाया है? यस सर। यस तो सर। उसके बाद फिर चाय पी कब थी? जब लिक्विड रुक गया था या वैसे ही घूमते घूमते ही पीनी शुरू कर दी थी? सर जब लिक्विड रुक गया था। रुका कैसे? किसने रोका? दैट इज विस्कोसिटी। वो विस्कस फोर्स थी जो लिक्विड की मोशन को अपोज कर रही थी, जिसके कारण वो लिक्विड रुका। अगर विस्कोसिटी ना होती, आप उसको एक बार ही घुमा देते, वो वैसे ही घूमती रहता, आप वेट करते रहते। हर जगह यूज होता है। मतलब आपको लगता है फिजिक्स का कंसेप्ट ना, मेजॉरिटी लोगों को लगता है आपको ऐसे ही पढ़ाते हैं, इसका क्या काम है। मेडिकल वालों को तो खास करके कई बार ये लगता है कि हमें इतनी, मतलब ठीक है मैथमेटिकल इतना नहीं चाहिए, पर कंसेप्ट तो उनको भी चाहिए होते हैं मेडिकल साइंसेज में भी। कि जैसे विस्कोसिटी है, नॉर्मली अगर किसी की हार्ट ट्रबल है, हार्ट में इश्यूज हैं, आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, तो हम अभी, मैं देखना अभी इसी क्लास में या मे बी अगली क्लास में एक फॉर्मूला ड्राइव कराऊंगा आपसे, विच इज रेट एट विच लिक्विड फ्लोज थ्रू अ ट्यूब। हम ये एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकलेगी, π/8 नहीं निकलेगी, बाकी फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। मतलब हमारा π/8 की जगह सिंपल जो फॉर्मूला आएगा दैट वुड बी PR4 अपॉन ईटा, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये फॉर्मूला होता है रेट एट विच, this is also used for rate at which liquid flows, blood flows through your arteries. अब मान लो किसी की आर्टरीज ब्लॉक्ड है, तो इनमें से कौन सी चीज कम हो गई? P रेडियस, ईटा या L? P। आर्टरीज ब्लॉक्ड है, R इसमें क्या है? रेडियस ऑफ द पाइप। अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक है तो वो छोटी जगह बची ना लिक्विड फ्लो करने के लिए। यस सर। जो डॉक्टर बोलते हैं आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं, आर्टरीज ब्लॉक हो गई है मतलब रेडियस ऑफ द आर्टरी हैज डिक्रीज, बिकॉज यहाँ पे कुछ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गए हैं। तो जो एक्चुअल में रेडियस बचा जिसमें से वो ब्लड फ्लो कर सकता है, वो रेडियस कम हो गया, तो उससे वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो कम होना शुरू हो जाता है। अब ये कम हो रहा था, R⁴। डॉक्टर्स के पास ऑप्शन क्या बची? लेंथ ऑफ आर्टरी वो चेंज नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है आर्टरी खींच के बड़ी कर दी या कम कर दी। लेंथ ऑफ आर्टरी चेंज होने वाली चीज है नहीं। बेसिकली अगर न्यूमरेटर कम हो रहा है R4,
तो उसको सेम कब रख सकते हैं? तो हम प्रेशर बढ़ा दें, ब्लड प्रेशर बढ़ाना एडवाइजेबल नहीं होता बिकॉज सर इससे और प्रॉब्लम्स आ सकती है बॉडी में, और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। वगैरह। ब्लड प्रेशर बढ़ाओगे तो आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, स्ट्रेन आएगा, सिर दुखना शुरू हो जाएगा, ब्रेन हैमरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो डॉक्टर्स के पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि अगर R4 कम हो रहा है तो इसको बढ़ा दें ताकि V सेम रह जाए। कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हटा नहीं सकते जहाँ पे मतलब आ गए हैं वो? उसके लिए तो सर्जरी करनी पड़ेगी ना डॉक्टर, मतलब फिर डॉक्टर ऐसे करेंगे ना, फिर आप बोलते हो डॉक्टर बहुत लालची है, ऐसे मेडिसिन से इलाज हो सकता था, ऑपरेशन कर दिया। मतलब डॉक्टर्स विल नेवर वांट कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो सीधा सर्जरी टेबल पे आपको ले जाएगी आपकी ब्लॉकेज रिमूव करने के लिए। दे कैन डू, स्टेंट डाल सकते हैं, इसको क्लीन करके इसमें स्टेंट डाल देते हैं, दैट इज एन ऑप्शन। बट वो तो तब होता है जब बाकी किसी चीज से काम नहीं चल रहा, तो वो प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं करते, उनके पास बची ये ऑप्शन। Keeping the viscosity. अगर R4 कम हो रहा है तो ईटा को भी अगर हम कम कर दे तो R4 और ईटा की रेशो सेम रह सकती है। बेसिकली अगर मेरे को V को सेम रखना है, जितना ये कम हुआ, अगर ये 5% कम हुआ, मैं इसको भी 5% कम कर दूं तो ये रेशो सेम रह जाएगी। यस सर। Yes. तो डॉक्टर्स कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम कर देते हैं, जिसके लिए वो नॉर्मल मेडिसिन देते हैं जिसको हम कुछ भी बोलते हैं, इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन, दैट इज बेसिकली ब्लड थिनर। उससे ब्लड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाती है। खून जिसको डॉक्टर्स आम आदमी को समझाना होगा ना, आप तो मतलब फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको तो शायद वो बोल देंगे विस्कोसिटी कम होगी, दे विल से कि खून पतला कर दिया। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है ईटा कम करने की? वो ठीक है, हार्ट अब आपका नॉर्मल चल जाएगा, खून पतला कर दिया तो वो क्लॉट्स बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्लॉट नहीं बनते। पर क्लॉट ना बनने का नुकसान क्या होता है? फ्री होएगी तो फिर प्रॉब्लम हो सर सकती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो वो रुकेगी नहीं। तो मेडिकल साइंस में वो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो जब आप किसी ऑपरेशन के लिए जाओगे ना, आप मे बी से आपने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है, कुछ भी कराना है, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी कराना है, तो डॉक्टर पेशेंट से पूछते हैं कि हार्ट की मेडिसिन ले रहे हो अगर कोई, तो वो देख लेते हैं, वो ऑपरेशन से 2-3 दिन पहले हार्ट वाली जो ब्लड थिनर होता है इसको बंद कर देते हैं, ताकि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मेडिसिन के साथ हम कम कर रहे थे, ये मेडिसिन का इफेक्ट हटा लेते हैं ताकि वो नॉर्मल ब्लड हो जाए और फिर वो सर्जरी करते हैं, नहीं तो वो ब्लीडिंग कई बार रुकती नहीं है। तो फिजिक्स मतलब यूज तो आपकी हर जगह पे होनी है, ऐसे नहीं पढ़ाते कि ऐसे ही पढ़ाई जा रहे हैं। आपके अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप अच्छे से हर चीज कर सकते हो, ऐसे फालतू में नहीं पढ़ाते। ठीक है, वो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे फिजिक्स जो मेडिकल वालों को पढ़ाई जाती है वैसी नहीं पढ़ानी चाहिए, उनको इतना मैथमेटिकल पार्ट नहीं पढ़ाना चाहिए कम से कम मेडिकल वाले बच्चों को। एनीवेज, ये नोट कर लिए तीनों। सर मैं ये आपके फोर्स डाउट्स, कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट बेसिकली होता है स्प्रिंग की इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए कि स्प्रिंग कितना इलास्टिक है। सर उसका यूनिट न्यूटन मीटर माइनस 2 किसका? होगा। न्यूटन पर मीटर। फोर्स अपॉन लेंथ है ना, न्यूटन मीटर -1, ये न्यूटन या मीटर। मतलब जैसे हार्ड स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा आएगा या कम आएगा हार्ड स्प्रिंग का? कम। 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 हार्ड स्प्रिंग में चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी या कम? सेम फोर्स लगाई, एक सॉफ्ट स्प्रिंग एक हार्ड स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ज्यादा किसमें होगी? कम होगी सर। सॉफ्ट स्प्रिंग में। सॉफ्ट स्प्रिंग में चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी तो के कम। कम कम। छोटा होगा। सॉफ्ट स्प्रिंग का के कम होगा, हार्ड स्प्रिंग का के ज्यादा होगा। तो अब फिजिक्स में तो उसको मैथमेटिकली मेजर करना है ना, हार्ड सॉफ्ट से काम नहीं चलेगा, तो इसके लिए हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल के देखते हैं, तो उससे बेसिकली हार्डनेस पता चल जाती है। सर डाउट्स? हाँ जी। सर आपने फोर्स कांस्टेंट का यूनिट न्यूटन मीटर लिखा है बट उसमें मीटर लेंथ तो 0 है। मैंने कहाँ लिखा? मैंने लिखा न्यूटन मीटर -1। इसके यूनिट क्या है? न्यूटन, इसके मीटर। मैंने केजी में नहीं लिखा, केजी में मैं लिखता तो फिर ऐसे लिखता, केजी सेकेंड -2। ओके। वो न्यूटन है, वो न्यूटन में भी टर्म्स आएंगे ना। एनीवेज, लेट मी सी द डाउट्स लूं या अभी कुछ पूछना है इसमें से? सब पूछना है। पूछो। So where is bulk modulus and Young modulus used? बल्क मॉडुलस यूज होगा जब आप पढ़ोगे वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद प्रेशर।
मतलब जब आप लिक्विड्स को पढ़ना शुरू करोगे ना, तो लिक्विड की मान लो एक रिवर है, तो रिवर की टॉप लेयर की डेंसिटी और बॉटम लेयर की डेंसिटी सेम नहीं होती, वो अलग अलग होती है। तो जब वो वेरिएशंस पढ़नी है तब ऐसी टर्म्स आएंगी। और ये यंग्स मॉडुलस यूज होगा जब आप सॉलिड्स को पढ़ोगे। सॉलिड्स को पढ़ोगे कि हमें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, रेलवे ब्रिज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होना चाहिए, और कोई भी इलास्टिक सब्सटेंस है तो उसकी एक लिमिट भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप उसको जितने साल मर्जी यूज कर सकते हो। जैसे आप, अगेन रबर बैंड का मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप रबर बैंड जब नया लेके आते हो, आप उसको स्ट्रेच करते हो, यूज करते हो, वो नहीं टूटता, बट एक दिन ऐसा आता है कि आपने उसे थोड़ी सी फोर्स लगाई और वो टूट गया। ऐसा क्यों? जब रबर बैंड यूज होता रहता है तो एक दिन वो टूट क्यों जाता है? हम कहते हैं कि उसने अपनी इलास्टिक स्ट्रेंथ लूज कर दी। रेलवे के ब्रिजेस के साथ भी यही होता है। तो रेलवे के ब्रिज की वो इलास्टिक स्ट्रेंथ चेक करते रहते हैं, बिकॉज जब रोज उसके ऊपर से ट्रेन निकलेगी, मैं मानता हूँ कि स्टील बहुत ज्यादा डिफॉर्म नहीं होता, पर उसमें भी डिफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाती है। तो इलास्टिक स्ट्रेंथ चेक करनी इसलिए जरूरी है बिकॉज ऐसा हो सकता है कि रोज उससे ट्रेन निकल रही थी, बट एक दिन निकली तो वो ब्रिज टूट गया। तो उसके लिए वो फिजिकली उसकी इलास्टिक स्ट्रेंथ मेजर करते रहते हैं। आपने टिपिकल एग्जांपल देखना है तो अगर आप यहाँ से फगवाड़ा जाओ ना, रास्ते में एक जगह पे एक छोटा सा नाला आता है, तो वहां पे रेलवे के 2 ब्रिज बने हुए हैं, एक नया एक पुराना। तो पुराने वाला यूज करना बंद कर दिया बिकॉज वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर चुका था, टूटा हुआ ब्रिज नहीं है। लोगों को लग सकता है कि ऐसे ही नया ब्रिज क्यों बनाया, अभी पुराना ब्रिज तो ठीक था। तो वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर रहा था, उसके ऊपर से पैदल लोग जा सकते हैं, लोग स्कूटर लेके भी निकलते हैं, ट्रेन नहीं निकल सकती बिकॉज ट्रेन के निकलने से वो टूट सकता है। तो वो ऐसी जगह पे फिर ऐसी टर्म्स यूज होनी शुरू होंगी, यंग्स मॉडुलस निकालना, बल्क मॉडुलस निकालना, बट अभी नहीं है, 7th चैप्टर में जाके आएगा। Okay, so नेक्स्ट Sir, इज is there any symbol for stress? स्ट्रेस का कोई सिंबल एज सच एसआई ने अलॉट नहीं किया, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एस आल्सो, कैपिटल एस। मतलब एज सच फिजिक्स की जो एसोसिएशन है, सिस्टम इंटरनेशनल, उसने कोई सिंबल नहीं दिया हुआ इसके लिए। करंट आउट होंगे नहीं पूरे, मैं 2-3 तो बस करा ही देता हूँ फटाफट। करंट आउट्स के है इसमें से कुछ पूछने वाला? फर्स्ट क्वेश्चन सर बोला था करा दो डाउट। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट तो बेसिक है, इसको हम नॉर्मली फिजिक्स में लॉलीपॉप क्वेश्चन कहते हैं, जो आप डाउट में लेके आए हो। सिंबल हैव द यूजुअल मीनिंग। मतलब अब बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था? इक्वेशन में 4 पार्ट्स हैं, चारों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। yes, मेरे को sir. जो देख के पता चल रहा है, मेरे को ये पता चल रहा है कि ए का फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का क्या होता है? M0 L1 T minus 1. T-1। ये क्लियर सबको? यस सर। अब मैं सीधा इस पे आता हूं। सिर्फ डिनोमिनेटर देखो, d प्लस टी, टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है, कुछ और भी ऐड कर सकते हो? Only time. Only time. मतलब d प्लस टी ये टाइम है, तो टाइम में टाइम ही ऐड हो सकता है, इंप्लाइज d का फॉर्मूला क्या हो गया? T1. T1. T1, बिकॉज टाइम में कुछ और तो ऐड हो नहीं सकता। तो मेरे पास 2 फॉर्मूला आ गए, a का सेम एज वेलोसिटी और d का सेम एज टाइम। अब आते हैं bt पे। bt का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी है। Yes, sir. सर एक बार दोबारा दोबारा बताना Cos टाइम का। d प्लस टी है डिनोमिनेटर में, मतलब टाइम में d को ऐड कर दो, टाइम में टाइम ही ऐड होता है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। टाइम ही ऐड करेंगे। टाइम ही ऐड होगा, ये थोड़ी है टाइम में लेंथ ऐड कर दी। यू कैन नॉट हैव 2 सेकंड प्लस 3 मीटर। तो टाइम में टाइम ही ऐड होगा, मतलब d टाइम है, तभी तो टाइम में ऐड कर रहे थे। उसके बाद है bt इज वेलोसिटी, तो b इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो M0 L1 T minus 2. T minus 2. -2। अच्छा, अब लास्ट टर्म को देखो, c अपॉन d प्लस टी, इसमें डिनोमिनेटर का फॉर्मूला क्या है? डिनोमिनेटर का डायमेंशनल फॉर्मूला T1. M0 L0 T1. L0 T1. और इस पूरे का मिला के क्या होना चाहिए? T.
m0 वेलोसिटी का, m0 l1 t minus 1 तो c का फॉर्मूला क्या आ गया? L1. l1. देखो आया समझ या नहीं आया? Yes sir. नहीं आया सर, कौन सा स्टेप नहीं आया? सारा ही। C upon T. ये समझ आया पहला? पहला आ गया, ये नहीं आया। अभी टाइम में क्या ऐड करोगे? d प्लस टी है, d प्लस टी है मतलब टाइम में d को ऐड कर रहे हैं, तो d क्या होना चाहिए? टाइम में टाइम ही तो ऐड होगा, कुछ और थोड़ी ऐड हो सकता है। यस सर। तो d का फॉर्मूला हो गया जो टाइम का है। उसके बाद bt है, इधर v है, इधर a प्लस bt है, तो अगर ये वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए। यस सर। तो bt इज वेलोसिटी, bt इज m0 l1 t minus 1, तो b कितना हो जाएगा? ये t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ले आओ, तो l1 t minus 1 by t, तो m0 l1 t minus 2। क्लियर ये स्टेप? ठीक है सर। फिर इसको देख लो, न्यूमरेटर c है, डिनोमिनेटर टाइम है, तो c अपॉन टाइम शुड बी वेलोसिटी, ओके सर। तो वहां से c का निकालना। सर एक्सक्यूज मी सर, Sir, पूछो पूछो पूछो। सर हम D सर मैं को मतलब एक्चुअली क्या लिखेंगे? v को एक्चुअली क्या लिखेंगे मतलब? सर बिकॉज D plus T is equals to T1. तो मतलब डायमेंशंस ऐड नहीं होते ना, जैसे चेंज इन v माइनस यू का फॉर्मूला भी वही होता है जो v का है या u का है, तो वैसे ही v प्लस यू का भी तो वही होगा जो v का है। डायमेंशंस ना तो ऐड करने हैं ना सब्ट्रैक्ट करने हैं। अगर d का फॉर्मूला t है, t1 है, और t का भी t1 है, तो d प्लस t का भी t1 होगा, उसको ना तो t2 करना ना 2t करना है, डायमेंशंस ऐड नहीं करने। ओके सर। मतलब d प्लस t का फॉर्मूला भी m0 l0 t1 ही होगा। सर मैंने ये क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से किया, वो आप देख लो। मेरे को फोटो खींच के भेज देना अभी सर क्लास के बाद। हाँ जी। ओके सर। सर अगर हम कहते हैं कि bt v के इक्वल है, तो सर c अपॉन d प्लस t क्यों नहीं v के इक्वल हो सकता? c अपॉन डी प्लस टी v के इक्वल ही तो है। c ये नीचे d प्लस टी सर का बट हमने तो फॉर्मूला, यहाँ पे d प्लस t तो हमने यहाँ पे अलग सॉल्व की है। मतलब अगर आप पहले d का फॉर्मूला भी तो निकालना है ना, वो तो इसलिए अलग सॉल्व किया है। अगर मैं इसको c अपॉन टी कर दूं, c तो आ जाएगा, d तो फिर भी निकालना पड़ेगा ना। तो आपको मतलब d d का जो है वो मतलब जो d है वो v के इक्वल नहीं है। d v के इक्वल नहीं है, ये पूरा v के इक्वल है, ये पूरा v के इक्वल है। d तो टाइम में ऐड हो रहा है, तो d का फॉर्मूला वही होगा जो टाइम का है। ओके सर। देखो मतलब पूछो, उसमें हेसिटेट ना करना, मतलब जिसको नहीं समझ आ रहा पूछो, फायदा तभी होगा, बिकॉज अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर क्योंकि अगर हम देख रहे हैं क्योंकि a भी एक वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, c भी वेरिएबल है, हमने उन सबको इक्वल लिया v के, तो d भी तो एक वेरिएबल ही हुआ। मैंने सबको इक्वल नहीं लिया, मैंने कहा bt v के इक्वल है, a v के इक्वल है, और ये पूरा v के इक्वल है। मैंने कहा इक्वेशन के अगर 4 पार्ट्स हैं तो वो चारों पार्ट्स का फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा b v के इक्वल है, bt v के इक्वल है और c अपॉन t v के इक्वल है। ओके ठीक है सर, समझ आ गया। Second question is, write the dimensional formula of AB. From the relation E is energy, B minus x square upon AT. ठीक है, बेसिकली E का फॉर्मूला और इस पूरे का फॉर्मूला सेम होना चाहिए, यस सर। है ना। B माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? x डिस्टेंस क्या होता है? एल स्क्वायर x स्क्वायर का फॉर्मूला है m0 l स्क्वायर t0। b माइनस एक्स स्क्वायर, तो दो क्वांटिटीज अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए या डिफरेंट? सेम। तो मतलब b का भी यही होगा। ठीक है ये स्टेप।
अगर एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला L2 है तो बी का भी तो L2 होगा, तभी तो b माइनस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं। अब न्यूमरेटर का फॉर्मूला क्या हो गया? b माइनस एक्स स्क्वायर का, b का भी L2 ये भी L2, तो b माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, यार v का फॉर्मूला L1 t माइनस 1, u का भी L1। आवाज सुन रही सबको अब? यस Yes, सर। sir. यस सर। बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया था। ये सबको समझ में आया कि अगर x b का फॉर्मूला L2 है, एक्स स्क्वायर का L2 है, तो b माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? सेम। सेम, बिकॉज जैसे चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी का सेम फॉर्मूला होता है, वैसे ही एक्स स्क्वायर का और b का फॉर्मूला सेम है, तो b माइनस एक्स स्क्वायर भी सेम ही होगा। सर इस मेरा एक डाउट है। हाँ जी पूछो। सर आपने एक्स स्क्वायर को क्या सपोज किया है? x डिस्टेंस होता है, x y z, x y z तीनों डिस्टेंस ही होते हैं हमेशा। ओके, x मतलब स्क्वायर एक्स जो मतलब है हमारा वो L2। डिस्टेंस है। हाँ, ये इसको हम कहते हैं, जहां वो लिख देंगे ना सिंबल हैव द यूजुअल मीनिंग, तो यूजुअल मीनिंग होता है एक्स वाई जेड का कि वो डिस्टेंस है। एनर्जी का फॉर्मूला m1 L2 t माइनस 2। इधर सर न्यूमरेटर का वहाँ पे फॉर्मूला हमने x स्क्वायर के फॉर्मूले को b के इक्वल कैसे किया? b माइनस एक्स स्क्वायर, b में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, तो b और एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला सेम होना चाहिए, डिफरेंट? सेम। कैसे सर? मैं अगर दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए या अलग अलग हो सकता है? हाँ सेम ही होना चाहिए। ठीक है तो सर, b का ओके वही होगा ना जो एक्स स्क्वायर का है। ओके सर। b माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला L2 अपॉन a इंटू टाइम। तो a का क्या हो गया? अब a इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे, a को इधर ले आया, ये सारी टर्म नीचे ले गया, फॉर्मूला क्या बना? L स्क्वायर कैंसल, m माइनस 1 L0। T1 हमने बताना था a इंटू बी का, a का फॉर्मूला है m माइनस 1 T1 और b का फॉर्मूला है L स्क्वायर, m माइनस 1 L2 T1, ये a b का आ गया। देखो क्लियर या नहीं? yes sir. ओके सर। किसी को डाउट? सर हाँ जी। सर लास्ट में आपने ए बी वाला पार्ट कैसे लिखा? हमें क्वेश्चन में पूछा था a इंटू बी का फॉर्मूला बताओ, तो मैंने पहले a का निकाला, फिर b का निकाला, फिर a इंटू बी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर। वो क्वेश्चन में पूछा था कि a b का फॉर्मूला बताओ। थर्ड भी डाउट था, सेवंथ और नाइन्थ नहीं थे ना, सेवंथ और 11th। थर्ड इज सर फाइंड 7th और डायमेंशनल 10th नहीं था। find dimensional formula of A by B. P is pressure. A माइनस टी स्क्वायर, मतलब A का फॉर्मूला क्या होगा? एमएस स्क्वायर के इक्वल P square. सेम, बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप देखो, ये क्लियर है सबको? किसी को इसमें डाउट रह गया हो तो? A का फॉर्मूला सिर्फ सर क्लियर क्लियर है है। सबको? अब न्यूमरेटर A माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? सेम एज टी स्क्वायर या कुछ और? सेम। सेम, मतलब न्यूमरेटर तो हो गया टी स्क्वायर और x होता है डिस्टेंस। प्रेशर का फॉर्मूला Force upon area square. m1 l माइनस 1 t माइनस 2 टी स्क्वायर अपॉन bl। तो b का क्या हो गया?
अपॉन एल, तो इसको सॉल्व कर लो, वो बी का आ गया। फिर ए बाय बी का निकाल सकते हो, ए का पता चल गया, बी का पता चल गया, तो यू कैन फाइंड दिस। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो दिस कम्स आउट टू बी m-1 L0 T4। क्लियर सबको? थर्ड क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. फोर्थ है चेकिंग द करेक्टनेस। लास्ट करते हैं, मेरा 12th के बैच का टाइम हो रहा है अब, इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम डाउट्स करेंगे इसके। चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन रो इज इक्वल्स टू 3g अपॉन 4πRg। जब चेक द करेक्टनेस आएगा तो दोनों साइड्स का अलग। रो हमें दिया है, सिंबल हैव द यूजुअल मीनिंग, मतलब रो इज डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला इसमें 3g और 4π का कोई रोल है? सर नो। नो सर। कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है। g इज एक्सेलरेशन, L1 t minus 2, radius is L1, capital G is m minus 1 L3 t minus 2। इसको सॉल्व करेंगे तो L कैंसिल हो गया, m1, दोनों साइड का सेम फॉर्मूला आ रहा है तो ये कंसिस्टेंट है। सर यहाँ पे कैपिटल जी वो ग्रेविटेशन वाला? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आज लिखा था हमने फॉर्मूला। ओके सर। सर कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इज रेडियस। सिंबल हैव द यूजुअल मीनिंग जब लिख दिया तो मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगली बारी करते हैं इसके क्वेश्चन। सॉल्यूशन भेजने हैं तो मैं कल भेज सकता हूँ अगर आपको चाहिए इस सारी असाइनमेंट के, अदरवाइज अगली क्लास में डाउट्स कर लेंगे और फिर थर्ड एप्लीकेशन करेंगे। सर ये बोर्ड की पीडीएफ भेज देना आज। भेज दूंगा सर अगली क्लास में एक 11th क्वेश्चन बता देना, बाकी चाहे रहने देना। मैं जो रह गए सारे ही बता दूंगा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मेरा क्योंकि 12th के बैच का टाइम हो गया इसलिए क्लास बंद कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आज ही करा देता। बिकॉज 12th का बैच होता है 7:30, उनके मैसेज आने शुरू हो गए मेरे को। एक्सक्यूज मी ओके सर। सर। हाँ जी सर जो पूछो आपने पूछो। व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजा था उसमें आपने कैपिटल आर का एक कांस्टेंट दिया हुआ है। वो गैस कांस्टेंट है, वो लिखा होगा। अगर गैस कांस्टेंट होगा ना तो वो मेंशन करेंगे वो गैस कांस्टेंट है। वो अभी वहां तक नहीं करो, गैस कांस्टेंट अभी चाहिए नहीं होगा कहीं पे आपको। तो वहां पे जो कैपिटल आर है वो गैस कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो केमिस्ट्री में यूज होगा आपका। सर अदरवाइज मतलब वो रेडियस ही अगर वहां पे नहीं मेंशन है हाँ तो। नहीं मेंशन है तो रेडियस ही लेना। ओके सर। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। अब आज वाले में कोई Thank you, डाउट हो तो sir. मेरे को 9 बजे के बाद व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर।